पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। बुलंदी की जानिब कदम बढ़ाते हुए मेरे चेहरे पर तफक्कुरात का जाल फैला था, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। हर ऐसे वक्त में जब मौत कुछ ज्यादा ही करीब दिखाई देने लगे, इंसान के एहसासात ऐसे हो जाते हैं। मैं इसे कितना ही एहतियात पसंदी का नाम दूं, फहमो फरासत गर्दानूं, होशियारी से ताबीर करूं, दूरंदेशी कहूं या खबरदारी समझूं, हकीकत में इसे खौफ और डर ही समझा जाएगा। सिर्फ पलवशे के गायब होने के अरसे में जब मैं उसे मुर्दा समझे हुए था, तब मौत का डर मेरे दिल से निकल गया था, और उसकी वापसी के साथ जिंदगी की सारी दिलचस्पियां और रानाइयां लौट आई थीं। उसकी मोहब्बत को मैंने हर रिश्ते पर मुकद्दम समझा था। वो मुझे उतनी ही अजीज और प्यारी थी। अगर कभी ऐसा मौका आया कि मुझे अपनी जान और उसकी जिंदगी में एक का चुनाव करना पड़ा, तो यकीनन मेरी तरजीह उसकी सलामती होगी। लेकिन बात जब वतन अजीज की खिदमत और हिफाजत की आ जाती है, तो अपनी अजीज जान हस्ती के वावेले को भी मैंने पसे पुश्त डाल दिया था। उसकी शुरू दिन से कोशिश थी कि मैं फौज की नौकरी को खैरबाद कह दूं। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपनी पहली तरजीह जानने के बावजूद मैंने इस दरख्वास्त को दरखौर एतना नहीं जाना था, बल्कि एक बार तो उसके तकरार करने पर अच्छी खासी डांट पिला दी थी। 2 दिन वो इतनी खफा रही कि रोमा के कमरे में डेरा लगा लिया था। इशा की नमाज पढ़कर लौटता तो रोमा का कमरा बंद मिलता। तीसरे दिन रोमा के मिन्नत समाजत करने पर वो हठ धर्म राजी हुई थी। अलबत्ता ये उसे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि नौकरी छोड़ देने का मशवरा या दरखास्त मैं कभी नहीं मानूंगा, और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं, हर फौजी का होता है। हम भी आम इंसान होते हैं, हमारी भी ख्वाहिशात, अरमान, आरजुएं और तमन्नाएं होती हैं। कहते हैं वतन की हवाओं का मुकाबला और घर के माहौल का नेमुल बदल अल्लाह पाक की असल जन्नत के अलावा कोई नहीं हो सकता। बकौल शायर, कोई बहिश्त का पूछे तो कह सकूं हंसकर कि वो भी खूब जगह है हमारे घर की तरह। मेरा भी दिल चाहता है कि दिन भर काम के बाद शाम को घर लौटकर अपने बेटे अब्दुल्लाह की किलकारियां सुनूं, चूल्हे पर बैठी रोमा को कनखियों से खुद को ताड़ता देखूं, और जब चोरी पकड़ लूं तो उसकी हया आलूद मुस्कुराहट से मुस्तफीद हूं जो उसके सुर्खो सफेद चेहरे को गुलाबी कर देती है। पलवशा की अटकेलियों से महजूज हूं, अम्मा जान, अब्बू जान और फूफी जान की शफकतें समेटूं। जंगलों, वीरानों, पहाड़ों और सहराओं में दुश्मन का ताकुब करना, कभी उनसे छुपने को भागना, कभी गोली चलाकर दुश्मन को सर से महरूम करना, कभी अपने बदन पर गोली खाना। ये खेल सुनने वालों को बेशक दिलचस्प लगे, आप लुत्फ अंदोज हों, अपने फारिग औकात में इनसे जी बहलाएं, मगर जिस पर गुजरती है सिर्फ वही इस तकलीफ और दर्द को महसूस करता है। शायर कहता है, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात से। बुलंदी तय करते हुए नजरें तसलसल से दाएं बाएं का जायजा ले रही थीं, और दिमाग उल्टे सीधे ख्यालात की जुगाली में मसरूफ था। अजीबोगरीब ख्यालात थे जो सावन की घटा की तरह उमड़े चले आ रहे थे। सर झटक कर मैंने इन ख्यालात को दूर करने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई थी। हम खामोशी और एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अंधेरे में पहाड़ी इलाके में ढलान चढ़ते या उतरते वक्त एहतियात करना ऐसा ही है जैसे कोई दोशीज़ा पायल पहनकर बगैर छन छन की आवाज पैदा किए हरकत करे। बकौल शायर, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। ये ख्याल काफी शर्मिंदा करने वाला था, और सरदार को शर्मिंदा करने का मौका हाथ से जाने देना कहाँ की अक्लमंदी थी। एक कंकर उसकी हरकत से लुढ़कता हुआ नशेब के सफर पर रवाना हुआ। वो फौरन दुबक कर बैठ गया। पास बैठे हुए मैंने सरगोशी की, खान साहब, इस वक्त तुम्हारी हालत पाजे पहनकर घर वालों से चोरी छुपे महबूब से मुलाकात को जाने वाली दोशीज़ा किसी है। वो भड़क उठा, ऐसे की तैसी इन सालों की।
मैंने फौरन बाजू पकड़कर उसे खींच लिया। खान साहब, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसने मुंह बनाया, फिर बकवास ना करो। आखिरी तारीखों के चांद ने तुलू होकर अंधेरे के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया था। मुसलसल तारीकी में रहने की वजह से हमारी आंखों को चांद की रोशनी से बहुत तकवीत मिली थी। चंद गज दूर झाड़ियों की जानिब इशारा करते हुए मैंने मौजू तब्दील किया। अपने झोले इन झाड़ियों में छुपा देते हैं। झाड़ियों का सिलसिला नशेब तक चला गया था। वो बोला ठीक है, और झुके झुके उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं इमारत के हजूले की तरफ मुतवज्जे हो गया था। कोशिश के बावजूद कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। अगर वो दहशतगर्दों का ठिकाना होता तब भी पहरेदार ने मोर्चे में होना था। जो दिन की रोशनी में नजर न आता तो उस अंधेरे में क्या दिखाई देता। लम्हा भर इमारत का जायजा लेने के बाद मैं भी झाड़ी की तरफ बढ़ गया। रेंज मास्टर का झोला उतार कर मैंने साइलेंसर लगा पिस्टल हाथ में पकड़ लिया था। वहां से आगे मजीद एहतियात लाजमी हो गई थी। सरदार ने भी ड्रैगनऑफ तैयार हालत में पकड़ ली थी। अलबत्ता मेरे बताए बगैर वो जानता था कि फायर करने का पहला हक मेरा था, और उसकी वजह मेरा अच्छा फायरर होने की बजाय मेरे पास साइलेंसर लगे बरेटा का होना था। पिस्तौल उसके पास भी मौजूद था, मगर उस पर साइलेंसर नहीं लगा हुआ था। सरदार से नाइट विजन लेकर मैंने तस्मों की मदद से आंखों पर बांध ली। हम इमारत से 50 कदम दूर थे जब अचानक खामोशी का पर्दा चाक करते हुए भयानक आवाजें बुलंद हुई। बड़ी जिसामत के 3 कुत्तों ने नमूदार होकर हमारा रास्ता रोक लिया था। सरदार ने सुर्रत से कहा, गोली न चलाना। उसके मशवरे के बगैर भी मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि गोली लगने पर कुत्ते अगर एकदम खामोश हो जाते या च्याऊ च्याऊ शुरू कर देते तो दुश्मन का गुमान यकीन में बदल जाता। इसके बरक्स होने की सूरत में वो जायजा लेने पर इक्तिफा करता, क्योंकि कुत्तों के भौंकने में सिर्फ इंसानों की आमद वजह नहीं है। कुत्ते दूसरे कुत्तों या गीदड़ लोमड़ वगैरह की आमद पर भी आसमान सर पर उठा लेते हैं। कुत्ते एक मखसूस फासले से आगे नहीं बढ़े थे, वरना मजबूरन मुझे गोली चलाना पड़ती। हम सुर्रत का मुजाहिरा करते हुए एक दरख्त के नीचे हो गए थे। अब दुश्मन के रद्द अमल का इंतजार था। कुत्ते बराबर भौंक रहे थे। अचानक दरवाजे की जानिब से सहमी हुई निस्वानी आवाज उभरी। कौन है? आवाज की खनक और तरन्नुम जाहिर कर रहा था कि नौजवान लड़की है। हम खामोश रहे। अलबत्ता ये अंदाजा जरूर हो गया था कि वो दहशतगर्दों का ठिकाना नहीं था। मालिकन की आवाज सुनकर कुत्तों के भौंकने की रफ्तार ज्यादा हो गई थी। 3-4 मिनट बाद मोर्चे के मोखे से टॉर्च की रोशनी चमकी, लेकिन हम दोनों दरख्त के तने के साथ दुबके हुए थे। लम्हे भर बाद दोबारा आवाज आई। वो कुत्तों को डांट कर खामोश करवा रही थी। शायद हमें देखने में नाकाम रही थी। मालिकन के डांटने और 2-3 बार पत्थर मारने से कुत्ते दरवाजे की तरफ सिमट गए थे। तभी उसकी आवाज उभरी, तुम मेरे निशाने पर हो। बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगी। अब मजीद छुपना बेकार था। हम आड़ से निकलकर सामने हुए। कुत्ते दोबारा भौंकने लगे। उन्हें नजरअंदाज करके मैं मोर्चे की तरफ मुतवज्जे हुआ। बहन, हमारा मकसद आप लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी जरूरी काम से आए हैं। यहाँ दिन का कुछ हिस्सा गुजार कर चले जाएंगे। आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने मशकूक लहजे में पूछा, तुम्हारा यकीन क्यों करूं? मैंने इत्मीनान से कहा, क्योंकि आपके घर में दाखिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है? वो भी इतनी जल्दी मुतमईन नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, ये जानना आपके किसी काम नहीं आएगा। वो धमकाने लगी, मुझे अकेला समझना तुम्हारी भूल है। मेरे भाई घर पर ही सोए हुए हैं। मैंने कहा, जाग जाएं तो हमारे पास भेज देना, उन्हें मुतमईन कर देंगे। फिलहाल आप आराम करें और हमें अपना काम करने दें। गुफ्तगू खत्म करने का इंदिया देकर मैं सरदार को बोला, चलो। हम मकान के शर्की जानिब 2 दरमियानी ऊंचाई के दरख्तों की तरफ बढ़ गए। दोनों दरख्तों के तनों के दरमियान 4 इंच से ज्यादा फासला नहीं था। वहाँ बहुत बेहतर मचान बन सकती थी। सरदार ने मशवरा दिया, मचान की बजाय बेली हाइड पोजीशन क्यों न बनाएं? ये पोजीशन किसी दरख्त, पत्थर या किसी भी दस्तयाब चीज के नीचे बनाई जा सकती है, जो ओवरहेड हिफाजत मुहैया करती है और दुश्मन के बराह रास्त या बिलवास्ता फायर से स्नाइपर बचा रहता है। अलबत्ता इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और खुदाई वगैरह के लिए औजार की जरूरत भी पड़ती है। यकीनन उसका इरादा घर वालों से बेलचे, कुदाल वगैरह मांगने का था। मैंने नफी में सर हिलाया, दिखाओ कम हो जाएगा और रेंज मास्टर का साइलेंसर हमारे पास मौजूद है, इसलिए फिक्र न करो, मचान पर हमारे देखे जाने का इम्कान बहुत कम है। वो मुत्तफिक हुआ, सामान ले आऊं? मैं उसके साथ हो लिया, इकट्ठे चलते हैं। मकान हमसे 30-40 गज शुमाल की तरफ पड़ रहा था। ऊपर चढ़ते हुए हम मकान के पास जाकर उस तरफ मुड़े थे। उन दरख्तों के पास पहुंचने के लिए मकान के पास से गुजरना जरूरी था। कुत्तों ने हमें देखकर एक बार फिर अपनी मौजूदगी का इजहार करना जरूरी समझा। अलबत्ता अब उनके भौंकने में पहले जैसी शिद्दत नहीं थी। सामान लाने में हमें आध घंटा लग गया था। छोटे दस्ते की तेज फल वाली कुल्हाड़ी मेरी जानिब बढ़ाते हुए सरदार इत्मीनान से बोला, राजे साहब बिस्मिल्लाह पढ़ो। मैंने कहा,
कहा, तुम भी तशरीफ ले आओ हुजूर। मैं नजदीकी झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। घंटा आध लगाकर मैंने कई मजबूत शाखें काट डाली। सरदार इन शाखों को दरख्त के नीचे ढेर करता रहा। मचान बनाने के कई तरीके हैं और इसका इन्हिसार दस्तयाब वसाइल, दरख्त की किस्म और दरकार वक्त पर होता है। अगर लकड़ी के फट्टे, रस्सियां वगैरह मुयस्सर हों तो मचान को आरामदेह बनाया जा सकता है। मचान की तैयारी में दरख्त के चुनाव की बहुत अहमियत होती है। दरख्त अकेला और नुमाया न हो, दरख्तों के झुंड से बाहर न हो, कांटेदार न हो, उस पर परिंदों के घोंसले न हो, कीड़े मकोड़े न हो, उस पर चढ़ना उतरना आसान हो, पत्तों से भरपूर शाखें हो, शाखें इतनी मजबूत हों कि स्नाइपर जोड़ी का वजन सहार सके। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने सुनने की हद तक है। अमली जिंदगी में बहुत सारी बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह इन खुसूसियात के हामिल दरख्त मुयस्सर हों। उमूमन स्नाइपर के पास इंतखाब का चुनाव नहीं होता। ऐसे हालात में खतरा मोल लेना मजबूरी बन जाता है और एक स्नाइपर की जिंदगी खतरात की अमली तफसीर होती है। उस वक्त भी हमें सबसे बेहतर वही 2 दरख्त लगे थे। अलबत्ता हमारी खुशकिस्मती कि वो बिल्कुल अकेले और नुमाया नहीं थे, दोनों घने भी थे। वजीरिस्तान में शाहबलूत के दरख्तों की बहुतात है और हमने शाहबलूत के दरख्तों का चुनाव किया था। मकामी जबान में वो उसे सड़ाए कहते हैं। इसकी 2-3 अक़साम हैं जिनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इस दरख्त पर कांटे तो नहीं होते, लेकिन पत्तों के किनारे नोकीले होते हैं जो नंगी जिल्द पर चुभ सकते हैं। अलबत्ता लकड़ी इंतहाई मजबूत होती है। मकामी लोग इसकी लकड़ी कोयला बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी से इग्लू नुमा कद्दे आदम भट्टियां बनाकर उसमें दरख्त की लकड़ियां छत तक भर देते हैं, फिर उसे धीमी आंच पर सुलगने को छोड़ देते हैं। चंद दिनों में उम्दा कोयला तैयार हो जाता है। वजीरिस्तान में काफी लोग इसी कारोबार से वाबस्ता हैं। दरख्त पर चढ़ने से पहले हमने फजर की नमाज पढ़ी और फिर कुल्हाड़ी नेफे में उड़स कर मैं दरख्त पर चढ़ गया। सुबह का मलगजा उजाला हर तरफ फैल गया था। अब टॉर्च रोशन करने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। मुनासिब बुलंदी पर पहुंचकर मैंने सरदार को शाखें पकड़ाने का इशारा किया। वो शाखें देता गया और मैं तरतीब से रखता गया। पहले मरहले में मैंने मचान का फर्श बनाया। सरदार ने रस्सी को उधेड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। मैं शाखों को महारत से बांधने लगा। तुलुए आफ्ताब तक हमने मचान तैयार कर लिया था। मजीद थोड़ा वक्त लगाकर हमने मचान के छुपाव और तलबीस की जरूरियात को पूरा किया और सारा सामान मचान पर मुंतकिल कर दिया। फारिग होकर मैं कंट्रोल से राब्ता करने लगा। कैप्टन हफीज को अपनी जगह के बारे में बताकर आगे का लाहे अमल पूछा। वो बोले, हम सुबह 3 बजे बाजार जाएंगे, तब मुलाकात होगी। तुमसे बातचीत को 13 दोस्त आ रहे हैं, लिसनिंग पर रहना, आउट। मतलब यही था कि वो आने वाली सुबह 3 बजे निकलेंगे और मैं चैनल 13 पर मजीद अहकामात का मुंतजिर रहूं। हम मुंतजिर हैं कहकर मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सरदार ने पेट पर हाथ फेरा। यार भूख लगी है। मैंने चनों से बने हुए मखसूस बिस्किट निकाल कर दरमियान में रख लिए। खान साहब, बिस्किट पर ही गुजारा करना पड़ेगा। सरदार मुंह बनाकर बिस्किट चबाने लगा। इन बिस्किटों से भूख तो मिट जाती है, मगर गंदुम की रोटी और सालन का बदल ये नहीं हो सकते। और बदकिस्मती से स्नाइपर का मकसद की खातिर उठने वाला पहला कदम उसके पेट पर पड़ता है। उसे बेदिली से बिस्किट चबाते देखकर मैंने चोट की। ये खुराक है, दवाई नहीं। सरदार ने कहा, मैं कुछ और सोच रहा था। मैंने नफी में सर हिलाया। ये फिक्रा ही गलत है, पठान सोचा नहीं करते। वो मुल्तजी हुआ, अरे सुनो तो सही। मैंने मुंह बनाया। बिन बुलाया मेहमान बनना मुझे कबूल नहीं है। वो मुसर हुआ, खाने के पैसे दे देंगे। मैंने कहा, घर में सिर्फ औरतें हैं जो इतनी आसानी से हम पर एतबार नहीं करेंगी। वो बोला, दरवाजे पर दस्तक देंगे, कोई रद्द अमल मिला तो बेहतर, वरना चनों के बिस्किट तो कहीं नहीं गए। मैंने फलसफा झाड़ा, जो बिस्किट बेइज्जत होकर खाने हैं उन्हें इज्जत से चबा लो। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। बेइज्जती इज्जत वालों की होती है। मैंने चोट की, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सरदार हंसा। हाँ, तुम्हारी बात कर रहा था, क्योंकि इस काम के लिए मैं तुम्हें भिजवाने लगा हूँ। मैं इत्मीनान से बोला, स्नाइपर कोर्स की किसी भी किताब में खाना मांगने की जिम्मेदारी शूटर के नातवां कंधों पर नहीं डाली गई। वो बोला, कुछ बातें स्पॉटर की सवाबदीद पर छोड़ दी जाती हैं। मैंने ताना कसा। तुम मांगने को जापान तक चले गए और एक लड़की का हाथ मांग लाए, तो यहाँ भी गैरत कर लो थोड़ी। सरदार ने तंजिया कह कहा उछाला। वाह, छलनी कूजे को कह रही है कि तुम में 2 सुराख हैं, जिसकी आवारगियों की दास्तान अमेरिका से अफगानिस्तान, कश्मीर से वजीरिस्तान और भारत से बरतानिया तक फैली है। वो एक शरीफ पठान पर तानाजनी कर रहा है। मैं हक्का बक्का होता हुआ बोला, बरतानिया का नाम तो मैंने सिर्फ निसाब की किताबों में ही पढ़ा है। वो बोला, शायद ऐसा ही हो, मगर लॉरा ब्राउन का नाम किसी निसाबी किताब का हिस्सा नहीं है। मैंने माथे पर हाथ मारा। धत तेरे की, बेशरम पठान, उसे मैंने देखा तक नहीं। सरदार ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा,
हाँ, देखा होता तो आज चौथी ढूंढ रहे होते। वैसे कशमाला बहन भी बुरा इंतखाब नहीं था। मेरा रुख घर की जानिब था। उसी वक्त दो बच्चियां मकान से बरामद हुई। उनका रुख हमारी मचान की तरफ था। एक के हाथ में छाबा और दूसरी ने केतली उठाई हुई थी। मकीनों को रिवायती मेहमान नवाजी नहीं भूली थी। गुर्बत और तंगदस्ती भी इस इलाके के लोगों को मेहमान नवाजी से बाज नहीं रखती। मैं दरख्त से उतरने लगा। ठीक है खान साहब, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मैं नाश्ते का बंदोबस्त कर लेता हूँ। सरदार ने दबे लहजे में नारा बुलंद किया, राजा जिंदाबाद। मैं जानता था मेरा दोस्त इतना हड हराम और निकम्मा भी नहीं हो सकता कि अपने उसका सर मकान की तरफ घूमा। बच्चियों पर नजर पड़ते ही दांत पीसते हुए बोला, हाँ मैं भी कहूँ तुम जैसा डीट इतनी आसानी से कैसे राजी हो गया। इस्तेहज़ाई कहका बुलंद करके मैंने आखिरी 3-4 फुट का फासला छलांग लगाकर पूरा किया। बच्चियों की उम्र 7-8 साल से ज्यादा नहीं थी। नीली आंखें और मासूम चेहरों पर हल्का सा खौफ उन्हें मजीद प्यारा बना रहा था। मैंने छाबा और केतली लेकर उनके सर पर हाथ फेरा। अरे ये तो बहुत प्यारी बेटियां हैं। मेरे मुशफिकाना रवैये से उनके चेहरों पर छाया खौफ दूर हो गया था। एक बच्ची हिम्मत करते हुए मुस्तफसिर हुई, कुछ और चाहिए? मैंने कहा फिलहाल तो कुछ नहीं। उनके गाल चूमकर मैंने दोनों के हाथ पर दरमियानी मालियत का एक एक नोट रख दिया। वो खुशी से उछलती कूदती घर को भाग गई थी। मैं बर्तन उठाकर दरख्त पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हम पराठों से इंसाफ कर रहे थे। खुशबू और लज्जत बता रही थी कि पराठे देसी घी के हैं। छाबे में झाड़ू फेर कर सरदार ने पकाने वाली को दुआ दी, अल्लाह पाक हमारी बहन को खुश रखे। आमीन कहकर मैं इत्मीनान से लंबा पड़ गया। मैंने कहा नाश्ता मैं ले आया था, अब पहरेदारी की जिम्मेदारी तुम संभालो। सरदार ने चोट की, तुमसे भलाई की उम्मीद करना सांड से दूध मिलने के मुतरादिफ है। मैंने उसके वावेले पर कान धरे बगैर आंखें बंद कर ली कि ऐसी फजूल बातें जवाब की मुतकाजी नहीं होती। स्नाइपर के सख्त जान होने का ये मतलब भी नहीं कि वो थकते नहीं हैं या उनके जिस्म आराम के तलबगार नहीं होते। उनमें बस आम अफराद से बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है और थकन को वो अपने आसाब पर मुसल्लत नहीं करते। मेरी आंख बातों की आवाज से खुली। दोनों बच्चियां दोपहर का खाना लाई थीं। सरदार मचान से नीचे जाकर उनसे गपशप कर रहा था। सुबह की निस्बत बच्चियां ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रही थीं और चहक चहक कर सरदार की बातों का जवाब दे रही थीं। दोनों चचाजाद थीं। एक का नाम तंजीला और दूसरी का तैयबा था। तंजीला साल भर बड़ी थी। ये भी मालूम हुआ कि तंजीला की अम्मी बीमार थीं और उसका बाप और चचा कल दोपहर को उसे लमन के शहर की तरफ ले गए थे। घर में उनकी छोटी फुफ्फो, दादी और तैयबा की माँ मौजूद थी। वहाँ बहुत से लोगों ने ऐसी जगह भी घर बनाए हुए हैं जहाँ आमद-ओ-रफ्त निहायत मुश्किल है और इन लोगों का सबसे बड़ा मसला किसी मरीज को डॉक्टर तक ले जाने का होता है। छोटी मोटी बीमारियों को तो ये लोग खातिर में ही नहीं लाते, अलबत्ता बड़ी बीमारियां या हामिला औरत का केस बिगड़ जाने की सूरत में बेचारे मर्दों को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। बच्चियों को रुखसत करते वक्त सरदार ने चंद दरमियानी मालियत के नोट उन्हें पकड़ा दिए थे। गुलबदीन के लश्करियों की जेबों से हमें काफी रकम हाथ आई थी। सरदार खाने के बर्तनों के साथ ऊपर आ गया। कद्दू का सालन जिसमें खुश्क गोश्त के टुकड़े शामिल थे। भरपूर नाश्ता करने के बाद खास भूख तो नहीं लगी थी, फिर भी हम 2-2 रोटियां डकार गए थे। खाने के दौरान सरदार ने दस्ती बमों के धमाकों का भी बताया था। मैंने पूछा धमाके किस वक्त हुए? वो बोला 10:30 बजे। मैंने कहा तुम्हें आईकॉम पर दुश्मन की बातचीत सुनने की कोशिश करना चाहिए थी। उसने मुंह बनाया, सुनी थी हुजूर, सिर्फ एक ही बम फटा है। दूसरे खेमे में वो एक जानिब का कपड़ा फाड़ कर दाखिल हुए थे और दस्ती बम को दूर फेंक कर नाकारा कर दिया था। कलात खान बच गया है। एक आदमी शदीद जख्मी और एक कत्ल हो चुका है। दस्ती बमों की वजह से उन्हें यकीन हो गया है कि पसे पर्दा पाक आर्मी है। अपने तमाम लश्करियों को उन्होंने खबरदार कर दिया है। कमांडर अदील जान के लश्करी भी अपने दोनों आदमियों को बार बार पुकार रहे थे, लेकिन उनकी और गुलबदीन के आदमियों की गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका। सरदार ने काफी कारामद मालूमात हासिल की थी। खाना खाकर सरदार आराम करने लेट गया। रेंज मास्टर को खोलने की अब तक हमें जरूरत पेश नहीं आई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।